नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर, जिसमें हम अगले आधे घंटे देखेंगे देश और दुनिया के बड़े समाचार। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तट रक्षक बल के बेड़े में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में किया कमीशन। कहा, देश के सामूहिक संकल्प और समुद्री आत्मविश्वास का प्रतीक। 1000 साल बाद भी अडिग सोमनाथ मंदिर कई सदियों से भारतीय सभ्यता की अजय आत्मा का प्रतीक। पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्लॉग पोस्ट। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे दर्शन। एनसीसी के जरिए भारत के भावी नेतृत्व को मिल रहा है आकार। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का संबोधन। शिविर को बताया भारत की एकता और युवा शक्ति का प्रतिबिंब। पिछले 11 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 6 गुना और निर्यात में 8 गुना बढ़ोतरी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। 2025 में $50 अरब मूल्य के एप्पल मोबाइल फोन का हुआ निर्यात। ऑनलाइन टिकट बुकिंग बनी पहले से ज्यादा पारदर्शी। आज से रेलवे टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव। ओपनिंग डे पर बिना आधार लिंक अकाउंट से टिकट नहीं। आज से लागू हुआ नियमों का दूसरा चरण। तीसरा चरण 12 जनवरी से होगा लागू। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को आज अपने बेड़े में शामिल कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा में इस पोत का शुभारंभ किया। 114 मीटर लंबे पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसे तेल रिसाव का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पोत उन्नत स्वीपिंग आर्म्स और डायनामिक पोजिशनिंग की सुविधा से सुसज्जित है। पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करने, समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव अभियानों में सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल की गई है। पोत में परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक हेलीकॉप्टर हैंगर भी है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोत को देश के सामूहिक संकल्प और समुद्री इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री ने समुद्र उद्योग से भविष्य की परियोजनाओं में 90% स्वदेशीकरण का लक्ष्य रखने का आह्वान भी किया। समुद्र प्रताप भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और कोस्ट गार्ड फ्लीट की अब तक की सबसे बड़ी यह पोत है। आप इसका आकार देखिए, 4170 टन का डिस्प्लेसमेंट और 115 मीटर की लंबाई अपने आप में इसकी विशालता को दिखाती है। 22 नॉट्स की स्पीड इसकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। इस शिप की एक और खास बात यह है कि इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल्स का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर विदेशी हमलों को 1000 साल पूरे हो गए हैं। वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था, लेकिन इसके बावजूद ये मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर ब्लॉग पोस्ट लिखा। सोमनाथ ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। सोमनाथ मंदिर भारत के उन वीर सपूतों की गाथा है जिन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाया।
वर्ष 1026 में आज से ठीक 1000 वर्ष पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर पहला भीषण आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ एक मंदिर को नष्ट करना नहीं था, बल्कि भारत की आस्था और सांस्कृतिक आत्मा को कुचलना था। इसके बावजूद सोमनाथ मंदिर बार बार हुए हमलों के बाद भी हर बार पुनः खड़ा हुआ और आज भी पूरे गौरव के साथ अडिग है। सोमनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा था। एक ऐसे समाज की प्रेरणा था जिसकी आर्थिक क्षमता भी बहुत सशक्त थी। हमारे समुद्री व्यापारी और नाविक इसके वैभव की कथाएं दूर दूर तक ले जाते थे। सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। यह पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है। हर बार जब मंदिर पर आक्रमण हुआ तब हमारे पास ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थीं जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए खड़े होकर सर्वोच्च बलिदान दिया। और हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे पुनः जीवंत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये पर्व मंदिर पर 1026 में हुए पहले बड़े हमले की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वर्ष भर चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत 8 से 11 जनवरी तक विशेष कार्यक्रमों से हो रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि एनसीसी के माध्यम से भारत के भावी नेतृत्व को आकार मिल रहा है। वो आज दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2026 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्र निर्माण और युवा विकास में एनसीसी के निरंतर योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपने 78वें वर्ष में एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन बन गया है, जो अनुशासित, जिम्मेदार और देशभक्त नागरिकों के निर्माण के अपने मूल उद्देश्य को दृढ़ता से कायम रखे हुए है। उन्होंने गणतंत्र दिवस शिविर को भारत के युवाओं में विश्वास और एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के निर्माण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों को दर्शाता है। Central to this vision is the creation of an Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India powered by skilled, disciplined and value-driven youth. The NCC plays a crucial role in shaping such youths by instilling leadership, integrity and spirit and serve to the nation. You are the ambassadors of New India. The discipline you practice, the leadership you demonstrate and the sense of responsibility you develop here will define your role in building an Atmanirbhar and a strong India, that is Viksit Bharat. Whether you serve in uniform, contribute through innovation, governance, education or social service, the nation looks at you with a lot of hopes and confidence. In today's rapidly evolving global environment, India needs youth who are courageous yet compassionate, technically skilled yet rooted in good values. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी कैडेट्स के अनुकरणीय योगदान को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लगभग
72,000 कैडेट्स ने नागरिक सुरक्षा कर्तव्यों के लिए स्वेच्छा से भाग लिया, जिससे राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रतिबद्धता, साहस और आवश्यकता के समय में तत्परता का प्रदर्शन हुआ। और बुलेटिन में अब नजर कुछ और प्रमुख खबरों पर। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान लद्दाख में जन कल्याण, प्रमुख विकासात्मक प्राथमिकताएं, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, पर्यटन और समावेशी विकास पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने के लिए सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पोंगल का उत्सव मनाया। राज्य भाजपा इकाई द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का शीर्षक नम्मा उरु मोदी पोंगल था, जिसमें हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। गृहमंत्री को इस अवसर पर पूर्ण कुंभ सम्मान से सम्मानित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना और निर्यात 8 गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एप्पल ने वर्ष 2025 में $50 अरब मूल्य के मोबाइल फोन निर्यात किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि 4 सेमीकंडक्टर संयंत्रों में इस वर्ष वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में दिल्ली में आज सशक्त कार्य बल की 17वीं बैठक हुई। बैठक में नमामि गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आंकड़ों पर आधारित निर्णय लेने, निगरानी तंत्र और अनुपालन ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें जल निकासी मानचित्रण और सीवेज उपचार अवसंरचना की बेहतर निगरानी पर विशेष बल दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली में खत-बात-ए-मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक वर्ष 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का संकलन है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का प्रमुखता से वर्णन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण परामर्श बैठकें की। वित्त मंत्री ने आज पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमण से मुलाकात की। इसके अलावा वित्त मंत्री ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तोखन साहू से भी मुलाकात की। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुनील पालीवाल से भी वित्त मंत्री ने आगामी बजट से पहले मुलाकात की। साथ ही वित्त मंत्री ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज फ्रांस पहुंच गए हैं। उन्होंने पेरिस में क्वीसेट्रा में भारत और फ्रांस के बीच बुनी गई कहानियां नामक प्रदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी भारत की वस्त्र विरासत, कौशल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ RJD नेता लालू प्रसाद यादव की याचिका पर CBI से जवाब मांगा है। कोर्ट ने फिलहाल मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख तय की गई है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि युवा विधि पेशेवरों को एक दूसरे के देश भेजने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भूटान की शीर्ष अदालत के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाया गया है। तमिलनाडु के इरोड में किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि योजना में लाभार्थियों के लिए रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भुगतान समय पर मिलेगा। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि रोजगार मिलने के 15 दिन में लाभार्थियों को राशि का भुगतान नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा ताकि किसानों को लाभ मिलता रहे। सरकार किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। या दुनिया का कोई भी देश हमारे प्रधानमंत्री जी का फैसला है, कृषि विभाग भी पूरी ताकत के साथ खड़ा है कि हम अपने किसानों के हितों की पूरी रक्षा करेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं आने देंगे जो हमारे किसान को नुकसान पहुंचाए। जैसे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, उसमें तय किया है कि बहुत सस्ता अगर कोई फल और सब्जी बिक रही है और राज्य सरकार अगर प्रपोजल भेजता है तो हम राज्य सरकार से इस शर्त पर कि 50% जो कीमत कम मिल रही है और जो मॉडल प्राइस है, मतलब इस पर लागत ठीक से निकल जाए, उसके बीच का अंतर भी आधा केंद्र सरकार देगी, आधा राज्य सरकार देगी, लेकिन राज्य सरकार को प्रपोजल भेज के आधा खर्चा सहन करना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत अब IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। आज यानी 5 जनवरी से बिना आधार लिंक वाले IRCTC यूजर्स सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुक नहीं करा पाएंगे। ये नियम केवल रिजर्व रेल टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा। रिजर्व टिकट की बुकिंग ट्रेन डिपार्चर की तारीख के 60 दिन पहले खुलती है। रेलवे इस नियम को 3 फेज में लागू कर रहा है। पहला फेज 29 दिसंबर से लागू हुआ था, वहीं दूसरे फेज में आज से शुरू हो गया है और तीसरा फेज 12 जनवरी से लागू होगा। 29 दिसंबर से बिना आधार सुबह 8 बजे से 12 बजे तक टिकट बुकिंग बंद की गई थी। आज से सुबह 8 से शाम 4 बजे तक टिकट बुकिंग पर पाबंदी रहेगी। 12 जनवरी से सुबह 8 से रात 12 बजे तक ऐसे यूजर्स की टिकट बुक नहीं होगी। इसका मकसद ओपनिंग डे पर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को ऑनलाइन टिकट बुक करने का अवसर देना है और फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बुकिंग को रोकना है। अब इन बदलावों के बाद फर्जी अकाउंट्स, सॉफ्टवेयर आधारित बुकिंग और टिकट दलालों पर लगाम लग सकेगी। और अब एक नजर राज्यों की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आज नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की रिव्यू मीटिंग हुई। इस बैठक में उत्तराखंड में 13,783 करोड़ रुपए की लागत से चल रही कुल 656 किलोमीटर लंबाई वाली 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही भूस्खलन से बचाव के कार्य और राष्ट्रीय राजमार्ग स्ट्रेच के रखरखाव की स्थिति की समीक्षा भी की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने ई गवर्नेंस पहल के माध्यम से विभिन्न विभागों में लगभग 75 डिजिटल सेवाओं को नागरिक केंद्रित सेवाओं के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होने पर अपने अभिभाषण में ये बात कही। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के वॉल पेंटिंग अभियान के तहत पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाकर अभियान का गुवाहाटी में शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया का सबसे विकसित देश बनाना और आत्मनिर्भर भारत बनाना है।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सभी पावर प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। सभी व्यवधान हटा लिए गए हैं। सभी 4 प्रोजेक्ट एक एक करके पूरे किए जाएंगे। उनसे बिजली उत्पादन समय पर शुरू होगा और पूरे देश को इसका लाभ पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को सागर द्वीप को जोड़ने के लिए मुरीगंगा नदी पर लगभग 5 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी, जिसे गंगा सागर सेतु नाम दिया गया। सागर द्वीप पर ही वार्षिक गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की जयंती के अवसर पर पटना के राजेंद्र नगर स्थित सुशील मोदी स्मृति पार्क में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले के आरोपियों उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन भागीदारी के स्तर के क्रम का हवाला देते हुए 5 अन्य को जमानत दे दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिनों के दौरे पर झारखंड में हैं। आज उन्होंने देवघर और दुमका के बूथ लेवल अधिकारियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान तभी संभव है जब मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी हो। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी सिक्किम में भारत चीन सीमा के पास लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित मुगुथांग गांव में 10 किलोवाट और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। यह पहल केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत की गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं तमिलनाडु के थुथुकुडी में बड़ी संख्या में जुटे दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।